नमस्कार साथियों, आज झारखंड में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल की चर्चा करेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, मुगल काल की जब बात आती है तो साथियों उनकी गतिविधियों को जानना आवश्यक है, शासकों को जानना आवश्यक है। तो मुगल काल का कार्यकाल 1526 से 1707 ईस्वी रहा है। उसके बाद उत्तरोत्तर मुगल काल या लेटर मुगल पीरियड हम लोग देख रहे हैं आता है। तो साथियों, मुगल काल की जहां तक बात है तो मुगल काल अर्थात मुगल वंश के संस्थापक बाबर रहे हैं। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा है। उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल, हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी के अंतर्गत देख रहे हैं। तो जनवरी 1556, तो ये 1540 से 1555 की 15 वर्षों का जो गैप है, इन गैप के में आप देखेंगे शेर खां के शासन व्यवस्था था जिसे शेरशाह सूरी कहा जाता है। उन्होंने सूरवंश की स्थापना किया था। इसके बाद हुमायूं गद्दी पे बैठे थे, तो हुमायूं के बाद अकबर गद्दी में बैठे। तो अकबर का कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं 1556 से 1605 ईस्वी। उसके बाद जहांगीर का कार्यकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। फिर देख रहे हैं शाहजहां का कार्यकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। उसके बाद हम लोग देखते हैं औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी। तो साथियों, चूंकि 4 अप्रैल 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि साथियों आप जानते हैं कि बाबर और हुमायूं के कार्यकाल के अंतर्गत झारखंड में उतनी कोई गतिविधियां मुगल वंश के अंतर्गत नहीं घटी थी। तो यहां तक कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने लोधी वंश यानी कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया। अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की नींव रखी। यहाँ पे बाबर की ओर झारखंड से कोई ऐसा कनेक्शन नजर नहीं आता है। हाँ, जहां तक उनके पुत्र हुमायूं का है तो हुमायूं के कार्यकाल में उतनी गतिविधियां नहीं थी। खासकर इन दोनों बाप बेटों के शासन काल में आप देखेंगे ना, तो झारखंड के जो शरणार्थी स्थल के रूप में अफगानों ने नियुक्त किया। अर्थात मुगलों को भारत से निकालने के लिए झारखंड को अपने आश्रय स्थल के रूप में लिए। बाबर ने अफगानों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके थे और अफगान जो इन मुगलों को भारत से निकालकर पुनः अफगानी शासन स्थापित करना चाह रहे थे। जहां तक हुमायूं की बात है तो हुमायूं और मुगलों के बीच अर्थात जो मुगल रहे हैं ये हुमायूं, अफगानों के बीच संघर्ष के दौरान एक मौके पर भूरकुंडा जो हजारीबाग जिले में पड़ रहे वर्तमान रामगढ़ जिले में घुस आए थे। इसके अलावा और बाबर और हुमायूं के बीच में कोई और चर्चा नहीं मिलती है। जहां तक इन 15 वर्ष अर्थात 1540 से 1555 ईस्वी की बात करेंगे तो शेर खां का शासनकाल झारखंड में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शेर खां क्या है, 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बन गए थे। फिर देखेंगे शेर खां चाहे शेरशाह जो देख रहे हैं, इन्हें मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अपने विभिन्न अभियानों के साथ झारखंड का इन्होंने भलीभांति पूरी तरह से उपयोग किया था, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से आना जाना इनका लगा रहा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, 1534 से 37 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह के साथ संघर्ष किया और उस दौरान वो झारखंड के क्षेत्रों का ही उन्होंने उपयोग किया था। चूंकि आप देखेंगे शेरशाह जब बंगाल से लौट रहे थे तो उस क्रम उन्हें राजनीतिक ढंग से झारखंड को कब्जा करने की कल्पना उनके मनोमस्तिष्क में जागृत हो गई और कहीं ना कहीं जब शेरशाह झारखंड से होते हुए बंगाल जा रहे थे उस समय उसके पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी की नाकेबंदी में करने में लगे हुए थे। अब आप बोलेंगे सर ये तेलियागढ़ी कहाँ है, तो तेलियागढ़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये राजमहल के निकट साहिबगंज जिले में स्थित है। अब साहिबगंज जिला क्या है, तो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में यानी पूरे पूर्वी क्षेत्र में साहिबगंज जिला स्थित है और यहाँ पे गंगा नदी बहती है। और यही नहीं, शेरशाह जब बंगाल से यानी महमूद शाह को युद्ध में पराजित किया सूरजगढ़ के युद्ध में और वहां से लूट से प्राप्त सामानों के साथ मुगलों को चकमा देते हुए राजमहल के पास गंगा नदी को पार करके झारखंड से होकर रोहतासगढ़ पहुंच गए और रोहतासगढ़ को कब्जा करने में इनको ज्यादा समय नहीं लगा। 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ को इन्होंने कब्जा कर लिया। और साथियों, इनका मेन मकसद जो रोहतासगढ़ को होते झारखंड में पलामू क्षेत्र कब्जा करके उस पर अधिकार करने का नहीं रहा, जितना कि हुमायूं को यहां से अर्थात भारत से इसे खदेड़ कर निकालकर अफगान शासन को स्थापित करना इनका ज्यादा मकसद रहा था। तो यहां पर देखेंगे इस तरह साथियों, झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश का मार्ग दिखाने वाला अगर कोई मुस्लिम शासक था तो वो कौन था, शेरशाह सूरी था या शेर खां था। तो साथियों ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, शेरशाह के समकालीन पलामू के जो चेरो शासक थे वो महारत चेरो थे। अब महारत चेरो भी स्थानीय रूप से बहुत शक्तिशाली शासक थे और वो क्या करते थे कि पलामू क्षेत्र जो पलामू देख रहे हैं वहां से के रास्ते से जो बंगाल जाते थे और किसान थे उनको लूट लिया करते थे। इतना ही नहीं, ये महारत चेरो क्या करते थे, इनकी इतनी हिम्मत थी कि शेर खां जैसे महत्वाकांक्षी अफगान शासकों के शिविर में घुसकर
उनके घोड़ा, हाथी, बैल, ऊंट सभी को क्या किया करते थे, लूट लिया करते थे। और शेरशाह जैसे महत्वाकांक्षी जो अफगान शासक थे इस चीज को बर्दाश्त कैसे कर सकता था, जो हुमायूं को मुगल बादशाह जो थे उसको भारत से निकालने के लिए व्यूह रचना रच रहे थे, और एक स्थानीय शासक जो उनके सामानों को, उनके वस्तुओं को लूट लिया करते थे, उसको कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने इसके विरुद्ध कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे 1538 में शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खां को झारखंड के क्षेत्र यानी झारखंड के पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण करने और उन्हें दमन करने के लिए भेज दिया। इस बात का उल्लेख तो बहुत सारे ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि अहमद यादगार ने अपनी रचना तारीख शाही में लिखा है। फिर हम लोग देखते हैं कि अब्बास खां सरवानी जो है तारीख शेरशाही में लिखा है, नियामतुल्लाह ने तारीख ए खान जहां लोधी में लिखा है, अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊदी में लिखा है, R.S. अवस्थी ने द मुगल अंपायर हुमायूं में लिखा है। तो इस तरह विभिन्न अन्य लेखकों के अनुसार चेरो महाराज पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना। चूंकि शेरशाह को यह पता था कि महाराज चेरो के पास एक सफेद श्याम सुंदर नामक हाथी है जिसे वो प्राप्त करना चाहता था, और यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं महाराज चेरो पर आक्रमण करना चाह रहे थे। और इस श्याम सुंदर हाथी की विशेषता क्या थी साथियों, वो अपने मस्तक पर कभी धूल लगने नहीं देता था, और जब वो मदमस्त हो जाते थे तो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता था। और साथियों इतना ही नहीं, जब देखेंगे कि शेरशाह के सेनापति खवास खान ने दरिया खां के साथ 4000 घुड़सवार सेनाओं के साथ क्या किया, महाराज चेरो पर आक्रमण कर दिया, उन्हें युद्ध में पराजित किया, और उनके समान लूट के समान में वो श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया। अब जब श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया साथियों, तो हुमायूं तो खैर बात की बात है, शेरशाह बहुत खुश हुए, और शेरशाह ने सोचा हुमायूं के विरुद्ध या मुगलों के विरुद्ध हमारा ये जीत का पहली एक शुभ लक्षण है। तो साथियों यही नहीं, जब 1538 ईस्वी में चेरो महाराज को ये पराजित किए तो ये सोच ही नहीं रहते कि और दोबारा आक्रमण करेंगे, लेकिन 1539 ईस्वी में ही महाराज चेरो का आक्रमण बढ़ने की संभावना शेरशाह को दिखाई देने लगा, और शेरशाह इसे रोकने के लिए प्रयत्न करने के कारण 3 दिनों तक अपने सेना को आगे पीछे बढ़ाते रहे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ इनको रोकना तो था ही, लेकिन दूसरी ओर हुमायूं की सेना को चकमा देना भी था। और साथियों देखेंगे 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देते हैं, और इसी समय शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और सिक्के जारी किए। अब ये चौसा कहाँ है, तो वर्तमान बिहार के बक्सर जिले में स्थित है साथियों। फिर देखेंगे 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित करके भारत से फारस भागने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, और शेरशाह ने 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना की। साथियों ये रहा शेरशाह के काल में झारखंड और मुगल वंश के अंतर्गत बीच में यह शेरशाह 15 वर्षों का जो शासन रहा शेरशाह और उनके उत्तराधिकारियों का, और भारत ही नहीं और झारखंड ही नहीं बल्कि इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। तो साथियों यह वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरे छोटा सा प्रयास है, और इससे आप एग्जाम के लिए अपने आप को सही तरह से तैयार कर सके। और इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे यह नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलेगी और आप ज्ञान के चक्षु को बढ़ाते रहिएगा। नमस्कार।